एनिसोट्रॉपी की लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था केमिकल शिफ्ट्स वैल्यूज के बारे में। हमने पूरा डिस्कस किया था, एक चार्ट बनाया था जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटॉन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू देते हैं, और केमिकल शिफ्ट्स की जो वैल्यूज है वो कहाँ कहाँ पे आती है ये भी देखा था। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रोटॉन्स है या फिर जो हाइड्रोजन्स है उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कम आएगी या ज़्यादा आएगी। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन था वहाँ पे हमारा वो ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर मैं लिखूँ पहले, अगर प्रोटॉन्स के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई होगी तो उसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो लो होगा। अगर यानी कि जो उसका जो सिग्नल आएगा वो आएगा अपफील्ड आएगा, और जो प्रोटॉन्स है वो हाईली क्या होंगे, शील्डेड होंगे। ये था हमारा। या फिर और या फिर अगर हम ये लिखे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी ग्रुप अगर अटैच हो, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर अटैच्ड हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई होगी तो वो क्या करेगा, जो प्रोटॉन्स है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस करने का मतलब है कि उसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो हाई होगा। तो केमिकल शिफ्ट हाई होने का मतलब हम ये बोल सकते हैं उसको कि वो डाउन फील्ड होगा, या फिर हम उसे ये बोलेंगे कि वो क्या होगा, डीशील्डेड टाइप के वो प्रोटॉन्स होंगे। तो ये हमने जो मेजर डिस्कशन है, जो मेजर कंक्लूजन है वो ये था हमारा। फिर उसके साथ जो हमने यहाँ पे एंड किया था कि अगर हम ये देखें कि sp3 sp2 और जो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो ये होता है। तो ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर के कारण जो केमिकल शिफ्ट का जो वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि sp की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर sp2 की कम होनी चाहिए। पर जो इसका एक्चुअल जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास ये होता है कि sp3 की सबसे कम होती है, फिर sp2 की, और फिर sp और sp2 तो ये होता है। और साथ ही में अगर हम बात करें जो हमारे एल्केन्स के अंदर अगर हम बात करें जहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री प्रोटॉन्स होते हैं तो 2 डिग्री आएंगे यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कार्बन कार्बन। और 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन। अगर ऐसे टाइप की अगर है तो यहाँ पे अगर हम ये देखें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर इनका अगर हम ऑर्डर देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो केमिकल शिफ्ट सबसे ज्यादा कम इसका होना चाहिए। पर जो इसका एक्चुअल ऑर्डर वो यही होता है कि ये जो इसका केमिकल शिफ्ट आता है वो 1.7 के राउंड आता है, इसका केमिकल शिफ्ट आता है 1.5 के राउंड, और इसका केमिकल शिफ्ट आता है 1.2 ppm के राउंड। तो ये जो अपोजिट है, जो ऑर्डर है वो अपोजिट आता है हमारा। ये हमारे जो 2 अपोजिट ट्रेंड पे हमने खत्म किया था कि हम इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी के बेस के ऊपर, कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी से हम जो ये इनका जो अपोजिट बिहेवियर है, जो सिग्नल्स का केमिकल शिफ्ट का जो आ रहा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी के अकॉर्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी से। एनाइसोट्रॉपी में अगर हम देखें तो पहले हम इस वर्ड का हमें पता है कि आइसोट्रॉपी का मतलब ये होता है सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी, या सिमिलर प्रॉपर्टी, या सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ये इसका मतलब होता है। और एनाइसोट्रॉपी का अगर मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट बिहेवियर या डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये हमें इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें पता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हम वर्ड यूज करें मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का मतलब ये हो जाएगा
जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होगी यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर अगर प्रोटॉन्स है या फिर न्यूक्लियस है, वो एक डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसी चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। तो इस चीज को हम समझेंगे पूरा पूरा एक एग्जांपल से समझेंगे, जहां पे हम बेंजीन का एग्जांपल लेके चलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल लेके चलेंगे। उसकी मदद से हम इसको समझेंगे किस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट आ रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डिफरेंट आ रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हम बेंजीन का एग्जांपल लेके, इस एग्जांपल से पहले मैंने आपको जहां पे जो हमने न्यूक्लियाई को जहां पे हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो डिसाइड किया था, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है या फिर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अगर डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो इस चीज की बात मैंने पहले केमिकल शिफ्ट की एक वीडियो बनाई थी, वहां भी मैंने किया था कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटॉन्स है वो डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं, वहां पे एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हम उसी कंसेप्ट में के थोड़ा सा यूज करेंगे इसको। तो वहां पे अगर हम ये देखें, ये अगर हमारी एक रिंग है, अगर इस रिंग में करंट की डायरेक्शन अगर ये होगी, करंट की डायरेक्शन हमें पता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। अगर करंट की डायरेक्शन अगर इस साइड अगर हम लेके चल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो हमारी इस डायरेक्शन में होगी। और जहां पे हमने एक राइट हैंड थंब रूल के बारे में कई बार डिस्कस किया है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम डिसाइड करेंगे, तो वो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात करते हैं। तो अगर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि अगर ये मेरा अगर फिंगर है, अगर ये अगर करंट की डायरेक्शन अगर होगी, अगर ये फिंगर्स है वो अगर मेरे करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो मेरा थंब होगा वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मींस कि जो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में अगर करंट मूव हो रहा होता, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होती मेरी अप साइड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ करंट वो इस तरीके से ना होकर डायरेक्शन ऑफ करंट है मेरा इस तरीके से, मैंने इसको अगर बनाया है तो इस तरीके से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर मेरा क्या हो जाएगा, अगर फिंगर्स मेरी अगर मैं इसको इस तरीके से अगर यहाँ से अगर मैं फोल्ड करता हूँ, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। ये अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, तो ये नीचे जो मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो यहाँ पे जो मेरा सेंटर से जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मेरी इस साइड इस तरीके से आएगी। तो इस चीज को आप देख सकते हो कि अगर करंट मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है, तो करंट अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की मोशन अगर इस साइड है, तो ये इस साइड होगी, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउन की तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरा डाउन वर्ड आएगा, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट करूं, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, मेरी मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन है वो मेरी इस तरीके से जनरेट होंगी। तो इस तरीके से जनरेट होंगी, तो वो क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इसकी तरफ आते जाएंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर की तरफ आते जाएंगे, एज की तरफ आते जाएंगे, तो वहां पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से अपोजिट हो जाएगी। ये डाउनवर्ड है और ये इस तरीके से अगर हम देखें, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है यहाँ से। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से अगर इसको बनाऊं, तो ये मेरा इस तरीके से आएगा, फिर मेरा ये इस तरीके से आएगा, और फिर मेरा ये इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे आते आते ये मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरीके से हो जाएगी। यानी कि जो इनसाइड द रिंग अगर आप देख रहे हो, तो इनसाइड द रिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मेरी डाउनवर्ड की तरफ है, और आउटसाइड द रिंग या फिर जो इस रिंग के अगर मैं
एज पे आ रहा हूँ तो मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी ऊपर की तरफ होती जा रही है। तो इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दूसरे तरीके से। ये अगर मेरा सर्कुलर रिंग है जहाँ पे मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट इस टाइप की है, तो यहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो तो आएगी मेरी डाउनवर्ड, और यहाँ पे जो एज पे अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो मैं बोल सकता हूँ अपवर्ड होगी यहाँ पे। तो हम इस चीज को यूज करेंगे, इस चीज को समझेंगे। तो डिफरेंट हो गया ना ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है कि इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे, तो ये अगर सेंटर ऑफ द रिंग देखें तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये मेरा बी इंड्यूस्ड है। तो बी इंड्यूस्ड है वो दो तरीके से एक्ट करेगा यहाँ पे। अगर मैं सेंटर ऑफ रिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो नीचे की तरफ है। अगर बिल्कुल अगर एज पे अगर आ जाऊं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये क्या है ऊपर की तरफ है। तो हम इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बनाई है कि इनसाइड द रिंग है वो डाउनवर्ड है, आउटसाइड द रिंग है वो क्या है अपवर्ड है, जो मतलब बाहर से अगर जा रही है। तो मतलब कि अगर बाहर अगर कोई भी अगर होगा तो मेरा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अगर ये होगी बी नोट, तो अगर कोई इस रिंग के अगर सेंटर की तरफ अगर कोई आ रहा है तो उनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। तो इसके बाहर की तरफ अगर कुछ है एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा ऊपर की तरफ होगा। तो इस चीज को, तो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, अब बेंजीन रिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पे अगर मैं ये अगर मेरे पी ऑर्बिटल्स है तो हमें पता है कि ये अगर ओवरलैप करेंगे तो यहाँ से ये ओवरलैप करके एक पाई क्लाउड बनाएंगे इस तरीके से रिंग के ऊपर, और ऐसे ही एक पाई क्लाउड बनेगा रिंग के नीचे। यहाँ पे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की डायरेक्शन वो अगर इस तरीके से अगर होती है, वो एक्चुअली अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है तो ये इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं। तो करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इस साइड। ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा आई, और ये अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अगर हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें ना, इसको अगर ये हमारा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया इस तरीके से, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो गया, तो हम इसको मान सकते हैं ये एक सर्कुलर रिंग है। तो जहां पे क्या होगा कि इस साइड जो डाउनवर्ड यहाँ पे जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन वो इस तरीके से आएगी, ये इसके सेंटर से पास हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये इसके सेंटर से पास हो रही है। तो ऐसे ही अगर जैसे जैसे मैं इसके इस तरफ आता जाऊंगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से बनती जाएगी, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे आता जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से बनती जाएगी यहाँ पे। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ये इस तरीके से ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हमारे जो हाइड्रोजन एटम्स है वो हमारे इस तरफ है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इधर ये हाइड्रोजन है, इधर ये हाइड्रोजन है और इधर ये हाइड्रोजन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिंग के जो सेंटर में है, तो यहाँ पे जो बी इंड्यूस्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है इस साइड, ठीक है। इस साइड जो बी इंड्यूस्ड है वो नीचे की तरफ है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बी इंड्यूस्ड है वो हमें ऐसा फील हो रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या है अपोजिट ऊपर की तरफ है, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सेंटर से जा रही है वो है नीचे की तरफ, और जो इस साइड जो इस रिंग से जो बाहर है वो हमारी जा रही है ऊपर की तरफ। तो अगर हम ये देखेंगे तो इन प्रोटॉन्स के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, इन प्रोटॉन्स के लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस है वो क्या होगा। ये अगर बी नोट अगर हमने अप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन्स हैं जो नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस करेंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे जो बी नोट जो हमने अप्लाई किया है, प्लस में क्या होगा बी इंड्यूस्ड।
ये होगा। तो बी इंड्यूस्ड, इसका मतलब ये बी इफेक्टिव है वो बी नोट प्लस बी इंड्यूस्ड आ रहा है। तो बी नोट प्लस बी इंड्यूस्ड आने का मतलब ये है हमारे पास कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है वो इस प्रोटॉन को शील्ड नहीं कर रहा। अगर ये शील्ड कर रहा होता तो शील्डिंग के केस में जो बी इफेक्टिव हमारा वो होता बी नोट माइनस में बी इंड्यूस्ड। ये तो होता हमारा शील्डिंग के केस में, बट ये हमारा अब शील्ड ना करके इसे क्या कर रहा है, डी शील्ड कर रहा है। तो ये हमारा होगा डी शील्ड। इट मींस कि ये मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, और इस डायरेक्शन में जो सेंटर की तरफ आ रहा है वो हमारा क्या है, जो बी इफेक्टिव है वो क्या होगा हमारा इंड्यूस कम होगा, यानी कि जिसे हम बोलेंगे शील्डेड। तो अगर ये डी शील्डेड है तो मैंने बार बार बताया है पीछे भी कि अगर शील्डेड होगा तो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम आएगी। सॉरी, अगर शील्डेड होगा, हाँ अगर शील्डेड होगा, जहां पे हमने ये जो चार्ट बनाया था इस पे मैंने ये बताया था आपको कि ये अगर शील्डेड होगा तो इधर आता है शील्डेड और इसके इस साइड आता है हमारा डी शील्डेड। अगर ये शील्डेड होगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो आएगी, और अगर ये डी शील्डेड होगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो हाई आएगी। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन्स है वो सारे के सारे बाहर की तरफ है, रिंग से बाहर की तरफ है। तो रिंग से अगर बाहर की तरफ है तो वो सारे के सारे डी शील्डेड होंगे, और डी शील्डेड होंगे यहाँ पे। तो डी शील्डेड होने से क्या होगा, इनके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो हाई आएगी। तो हमें इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि जो रिंग के जो सेंटर की तरफ अगर कोई प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन्स अगर ओरिएंटेड होंगे तो रिंग के सेंटर की तरफ जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो रिंग के सेंटर की तरफ जो रीजन होगा वो हुआ शील्डेड, और रिंग के जो सेंटर से जो बाहर की तरफ होगा वो रीजन होगा हमारा डी शील्डेड। तो यही रीजन हो रहा है कि जो बेंजीन के जो हाइड्रोजन है, जो एरोमेटिक हाइड्रोजन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, जो हाई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो करते हैं, जिसे 7 6.5 या फिर 7 to 8 के रीजन के अंदर ये शो करते हैं sp2 वाले। तो ये इसका केस हुआ। तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हमें हमेशा याद रखना है, वो यही याद रखना है कि ये मेरा बी इंड्यूस था कि जो रिंग के सेंटर की तरफ होगा ना टुवार्ड्स द, या फिर इनसाइड द रिंग बोल देता हूं मैं यहाँ पे, टुवार्ड्स द ना लिखे, इनसाइड द रिंग जो होगा तो वहां पे जो बी इफेक्टिव होगा वो होगा बी नोट माइनस में बी इंड्यूस्ड, और यहाँ पे जो ये रीजन होगा वो होगा हाईली शील्डेड। और अगर इनसाइड द रिंग अगर कोई प्रोटॉन जा रहा है तो उसके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी ऑलवेज लो आएगी। और दूसरा, अगर आउटसाइड द रिंग है, आउटसाइड द रिंग के रीजन में इस रिंग के रीजन के अगर बाहर की तरफ अगर कोई प्रोटॉन अगर हमें मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो बी इफेक्टिव होगा वो होगा बी नोट प्लस में बी इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो इसका, तो इसलिए अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने से ये क्या आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे ये क्या है, डी शील्डेड। और डी शील्डेड होने से जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो आएगी हाई। तो हमें इसी कंसेप्ट को हमें याद रखना है और इसी को हमें यूज करना है बार बार। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम देखें, तो अगर ये बेंजीन रिंग अगर मैं यहां पे ऐसे बनाता हूं, तो इसके सेंटर की तरफ जो रीजन आएगा, तो ये वाला जो रीजन है, ये जो इस तरीके से हमें कोन ड्रा कर सकते हैं।
तो इस कोन को अगर हम ड्रा करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये वाला जो रीजन है ये क्या होगा, हाईली सील्डेड होगा, और ये वाला जो रीजन है जो कोन के जो बाहर बच गया वो होगा डीसील्डेड रीजन। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये आइसोट्रोपी होता तो आइसोट्रोपी के केस में ये हमें मिलता एक स्फेरिकल शेप मिलती, जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये शील्डेड डीशील्डेड का रीजन है वो एक स्फेरिकल रीजन होता, पर ये एनाइसोट्रोपी है तो यहाँ पे ये कोन टाइप में फॉर्म हो रहा है। तो हमें इसी चीज को ध्यान रखना है कि कौन सा इस कोन की तरफ आ रहा है रीजन और कौन सा इस कोन से बाहर रह रहा है। तो उसी के बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि किसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा है, किसकी केमिकल तो हमें यही देखना है कि कौन सा प्रोटॉन है वो इस कोन के अंदर रह रहा है, कौन सा इसके बाहर रह रहा है। तो इसी की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि किसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा है और किसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे स्टार्ट करता हूँ सिंपल से एग्जांपल से, जो कि हमारा ये होगा कि अगर हम इसको ये बनाते हैं, ये एक कंपाउंड अगर हम ड्रा करते हैं यहाँ पे ये CH2 होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, तो जिस तरीके से बेंजीन के लिए अगर हम बनाया था कि ये हमारा प्लेन हो जाएगा, तो ये इसके प्लेन के ऊपर हो गया, प्लेन के नीचे हो गया, तो प्लेन के ऊपर रहेगा, ये मतलब जो रिंग के सेंटर की तरफ का रीजन आ गया। ये रीजन जो है वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे अगर रिंग बनाता हूँ इसकी ऐसे, ये वाला जो रीजन है वो हमारा आ रहा है रिंग के सेंटर के ऊपर है। यहाँ पे अगर रिंग का सेंटर हो, ये बिल्कुल सेंटर के ऊपर है, तो हमें ये पता है कि अगर सेंटर के ऊपर अगर होगा तो वो क्या होगा, हाईली शील्डेड होगा। और ये आउटसाइड द रिंग आएंगे, ये सारे के सारे अगर इन्हें हम 2D में बनाए तो ये सारे के सारे आउटसाइड द सेंटर आएंगे, तो आउटसाइड द सेंटर या फिर आउटसाइड द रिंग आएंगे, तो ये वाले तो होंगे हाईली डीशील्डेड और ये होगा शील्डेड। तो वैसे अगर आप देखोगे तो CH2 का जो नॉर्मल जो केमिकल शिफ्ट है वो हमें मिलना चाहिए था लगभग 1.2 1.5 के अराउंड, बट अब ये हो गया शील्डेड। तो शील्डेड होने से जो इसके लिए जो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जाती है -0.5 ppm। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास अगर इस टाइप से हो, अगर हमें केमिकल शिफ्ट देखना हो तो ये शील्डेड होगा और इसका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो -0.5 ppm तक चली जाएगी। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, पोरफायरिन रिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हमारी पोरफायरिन रिंग होगी, ये पोरफायरिन रिंग है। तो पोरफायरिन रिंग के केस में अगर हम देखें तो ये दो जो प्रोटॉन्स है हमारे पास, ये दो प्रोटॉन्स आ रहे हैं। अगर इसका अगर हम पूरा का ये पूरा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो अगर हम इसके लिए अगर रिंग ड्रॉ करें, पाई क्लाउड अगर ड्रॉ करें, तो मेरा जो पाई क्लाउड है वो पूरा का पूरा इस रिंग के इस तरीके से आएगा। यहाँ पे तो इस तरीके से इसका पाई क्लाउड आएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन्स आएंगे, यहाँ पे अगर कोई प्रोटॉन आएगा, इधर कोई प्रोटॉन आएगा, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन आएंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन हैं वो रिंग के बाहर की तरफ होंगे। जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे बाहर की तरफ होंगे, जबकि ये जो दो नाइट्रोजन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो रिंग के अंदर आएगा। और यही कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर रिंग के अंदर है तो वो आएगा इनसाइड द रिंग, वो हाईली डीशील्डेड होगा, और रिंग के अगर बाहर की तरफ अगर आ रहा है तो वो होगा डीशील्डेड। तो ये रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर होगा तो रिंग इनसाइड द रिंग हमने देखा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसीलिए जो ये वाले जो दोनों के दोनों प्रोटॉन्स होंगे, इनके लिए जो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो आती है -2 ppm। क्योंकि अब यहाँ पे जो पाई क्लाउड है वो भी बड़ा हो गया, तो पाई क्लाउड अगर बड़ा हो गया तो इसका मतलब जो शील्डिंग है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। पीछे हमने देखा था -0.5 थी, पर यहाँ पे जो पाई क्लाउड है वो और बड़ा हो गया, तो बड़ा होने से जो इसके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो और शील्डेड हो गई। तो इनके लिए -2 ppm
और ये अगर ये वाले जितने भी प्रोटॉन्स है इनके लिए जो वैल्यूज आएगी वो आएगी अराउंड 8 ppm। तो ये हमारा पोरफायरिन का एग्जांपल है। तो ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल अगर देखते हैं तो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल बनाते हैं, एनुलिन का एग्जांपल बनाते हैं, 18 एनुलिन। ये हमारा 18 एनुलिन है। अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन है वो इस तरीके से आएंगे, 6 हाइड्रोजन है वो इनवर्ड की तरफ होंगे। और इसका अगर पाई क्लाउड अगर हम बनाएं तो इसका पाई क्लाउड है वो इस तरीके से आएगा, यहाँ से इस तरीके से आएगा। तो इसके अलावा जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे रिंग के बाहर की तरफ रहेंगे। तो बाहर की तरफ अगर रहेंगे जितने भी सारे रिंग के बाहर की तरफ रहेंगे, तो बाहर की तरफ रहने से क्या होगा कि ये जो अंदर की तरफ हाइड्रोजन आ रहे हैं ये क्या होंगे, हाईली शील्डेड होंगे, और ये डीशील्डेड होंगे। तो जो ये वाले हाइड्रोजन है इनके लिए जो वैल्यू आएगी वो 8.9 ppm के राउंड आ जाएगी, और इनके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग -1.8 ppm। तो इसी तरीके से जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, गेट का एग्जाम हुआ, नेट का एग्जाम हुआ, या फिर बाकी अदर कोई एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, उनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। स्पेशली सीएसआई या नेट के अंदर डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जहाँ सिंपल हमें सिर्फ यही देखना होता है कि कौन सा जो प्रोटॉन है, जहां पे सिंपल हमें यही देखना होता है कि कौन सा जो हाइड्रोजन है वो इनसाइड द रिंग रह रहा है और कौन सा जो हाइड्रोजन है वो आउटसाइड द रिंग रह रहा है। यहाँ पे जो ये वाला जो केस मैंने बनाया है, ये बनाया है स्पेशली एक पॉइंट और हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड के केस में है। अगर कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक हो जाता है, अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब जहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम अगर बन जाता है, और ये यहाँ पे जो एरोमेटिक होता है वो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर ये एंटी एरोमेटिक टाइप का कंपाउंड है, तो उस केस में क्या होगा, जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है इलेक्ट्रॉन स्पिन्स की। इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो इनसाइड का रिंग है वो तो हो जाएंगे शील्डेड, जो इनसाइड का रिंग है वो तो हो जाएंगे डीशील्डेड, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है, अपोजिट टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो आउटसाइड द रिंग जो होगा वो कंपाउंड हो जाएंगे, वो कंपाउंड से वो जो प्रोटॉन्स है वो हो जाएंगे डीशील्डेड। तो ये जैसे 18 एनुलिन का अगर हमने एग्जांपल लिया है, तो उसी तरीके से हम 16 एनुलिन अगर बनाएंगे जो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो उस केस में भी एंटी एरोमेटिक अगर हम एग्जांपल ले सिस्टम है, तो यहाँ पे 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पाई बॉन्ड्स हो गए, मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। तो अगर ये एंटी एरोमेटिक होगा मींस 4n पाई, तो हम अगर इसका एग्जांपल लेके चलते हैं 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हम इसका बना के चलें, तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर ये हमारा 16 एनुलिन होगा, तो वो एक एग्जांपल लेके, ये हमारा 16 एनुलिन का केस है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 पाई बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये पेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपोजिट टू द एरोमेटिक है, मींस एंटी एरोमेटिक है। तो इस केस में क्या होगा, जो इनसाइड द रिंग होंगे वो होंगे डीशील्डेड, और जो आउटसाइड द रिंग होंगे वो होंगे शील्डेड। तो इनसाइड द रिंग ये वाले हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो
इन कंपाउंड्स का जो ये वाले प्रोटॉन्स है इनके लिए जो केमिकल शिफ्ट है वो आएगा हाई, जो कि अराउंड 10 ppm होगा, और जो आउटसाइड अगर आएगा तो उनका कंपैरेटिवली लो होगा। कंपैरेटिवली लो कैसे? तो कंपैरेटिवली लो इनका लगभग 5 ppm के अराउंड होता है, जो कि एक्सपेक्टेड था हमारे लिए कि एरोमेटिक्स है तो इसका एक्सपेक्टेड है वो 7-8 के अराउंड आना चाहिए, तो इसका शायद 5 ppm के अराउंड भी आता है। बट हमें यही देखना है कि कम कौन सा और ज्यादा कौन सा है। तो 16 एनुलिन के केस के अंदर ये हमारा होगा। तो ये हुआ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो हमें यही देखना है कि जो केस में हमें यही देखना होगा कि जो रिंग आ रही है, जो एरोमेटिक जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो रिंग आ रही है, पाई क्लाउड की रिंग आ रही है, तो उसके इनसाइड आउटसाइड, या फिर जो हमने एक कोन बनाया था बेंजीन रिंग के केस में, ये कोन इस तरीके से हमने बनाया था। अगर ये रिंग के अगर बाहर है, इस कोन के अगर बाहर अगर कोई प्रोटॉन्स अगर रह रहे हैं तो वो सारे के सारे शील्डेड होंगे, सॉरी डी शील्डेड होंगे, और कोन के अंदर आ रहे हैं वो होंगे शील्डेड इन केस ऑफ एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक के केस में ये केस है वो अपोजिट हो जाएगा, जो इनसाइड है वो डी शील्डेड होंगे और आउटसाइड द रिंग है वो होंगे शील्डेड। तो इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एसिटाइलिन का लेके चलेंगे हम, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है हमारे यहाँ पे ये। तो इस केस में क्या होगा कि दो पाई बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है। दो पाई बॉन्ड जो होते हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, तो ये ओवरलैप करके एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का बनाते हैं। या फिर इसको सही से अगर हम बनाएं इसको, ये हमारी एक एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन है, तो ये वाली एक्सिस है वो जेड एक्सिस होगी। जेड एक्सिस के लॉन्ग हमने बॉन्डेड एक्सिस को रख लिया। यहाँ पे इसका एक ऑर्बिटल ये हो जाएगा इस साइड में, जो वाई एक्सिस की तरफ होगा, क्योंकि दोनों पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और एक इस डायरेक्शन में, तो ये भी इस डायरेक्शन में, तो ये ओवरलैप करेगा इसके साथ, ठीक है। तो एक पाई सिस्टम इसका ये हो गया, ठीक है। तो पाई सिस्टम अगर इसका ये हो गया तो इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, डिस मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर में, और दूसरा ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो रेड वन से एक पाई इलेक्ट्रॉन बन के आएगा, पाई क्लाउड बन के आएगा। तो पाई क्लाउड अगर इसका बन के आएगा तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर में आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे, दोनों ये एक इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए जो हम ये जो शील्डेड और डिशील्डेड रीजन है वो इस तरीके से बना सकते हैं कि ये एक्सिस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके लिए ये वाला रीजन होगा वो होगा शील्डेड, एक सिलेंड्रिकल टाइप से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये, और जो बाहर बच गया वो होगा डीशील्डेड। तो हमें यही देखना है कि अगर एसिटाइलिन अगर प्रेजेंट हो तो एसिटाइलिन की अगर एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई अगर हाइड्रोजन एटम्स आएंगे तो वो ऑलवेज होंगे शील्डेड, और इसके अगर परपेंडिकुलर में अगर कोई प्रोटॉन्स आएंगे वो होंगे डीशील्डेड। तो इस केस में हमारे पास ये बन के आता है हमारा जो मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी का जो कोन है या फिर डायमैग्नेटिक शील्डिंग जिसे हम बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं एल्केन्स के केस में। एल्केन के केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण शील्डिंग डीशील्डिंग नहीं होती, बट उसमें सिग्मा बॉन्ड के कारण ही तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट होगा। तो अगर एल्केन के केस में अगर हम देखें तो एल्केन के केस में हमारे पास ये इस तरीके से बन के आता है। कौन है ये वाला जो रीजन होता है वो होता है शील्डेड, और इसके जो बाहर का जो रीजन रहता है वो होता है डीशील्डेड। सो इस तरीके से तो अगर हम बनाते हैं 3 डिग्री अगर
एल्केन्स बनाते हैं, यहाँ पे अगर कार्बन है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक ये होगा, इसके कारण से रीजन इस साइड आएगा तो ये शील्डेड होगा। एक हमारे पास ये आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको अगर 3D के अंदर रिप्रेजेंट करें तो 3D के अंदर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा। ये मेरा एक कार्बन, ये मेरा दूसरा कार्बन, ये मेरा तीसरा कार्बन और ये मेरा फोर्थ हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक रीजन क्रिएट करेगा, तो यहाँ भी जो इसके अलावा जो रीजन आएगा वो शील्डेड होगा। यहां से भी अगर इसका रीजन अगर हम इसी जगह बनाएं तो इसके अलावा जो रीजन आएगा वो डीशील्डेड रीजन होगा। यहाँ पे अगर इसका अगर हम जनरेट करें तो ये भी जो हाइड्रोजन है वो इसके भी डीशील्डेड रीजन में आएगा। तो मींस ये वाला जो प्रोटॉन है वो हमारा डीशील्डेड बाय 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये डीशील्डेड होगा। अगर हम बनाए 2 डिग्री का केस अगर बना के चले तो 2 डिग्री के केस में हमारे पास 2 कार्बन होंगे, तो एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, तो ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं हमारे पास these are de-shielded by 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ये de-shielded by 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है। और अगर ये 3 डिग्री का केस हुआ, ये 2 डिग्री का केस हुआ, 1 डिग्री के केस में हमारे पास क्या आएगा, कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं these हाइड्रोजन आर de-shielded by only 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो डीशील्डिंग किसके अंदर ज्यादा है, डीशील्डिंग इसके अंदर ज्यादा है। तो डी जहां पे डीशील्डिंग ज्यादा होगी उसका जो केमिकल शिफ्ट है वहां पे जो केमिकल शिफ्ट है वो इसका हाई होगा और इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो होगा लो। तो इसीलिए हमने जो हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का सबसे कम, जो कि एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे 3 डिग्री की अगर मिथाइल ज्यादा है तो मिथाइल ज्यादा डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा होनी चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जो शील्डिंग और डीशील्डिंग आ रही है वो 3 डिग्री के केस में, तो 3 डिग्री वाले जो प्रोटॉन्स है हमारे यहाँ पे उस केस में क्या है, जो डीशील्डिंग है वो 3 पे ये 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, तो ये डीशील्डिंग है वो 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के कारण डीशील्डिंग है, जबकि इस केस में 2 के कारण है और यहाँ पे सिर्फ 1 के कारण है। तो इसीलिए क्या है, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ये हमारा हुआ मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी के बारे में। तो पूरा हमने डिटेल डिस्कस किया है एक एक पॉइंट को, एंड 3-4 एग्जांपल्स भी बताए हैं, जो कौन से एग्जांपल्स है वो इम्पोर्टेंट है और इनसे रिलेटेड सीएसआई या नेट के अंदर 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन भी बहुत बार आए हुए हैं। तो इनसे रिलेटेड सीएसआई या नेट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी बहुत बार आए हुए हैं। तो हम डायरेक्ट सिर्फ यही चीज देखनी है, हाइड्रोजन इनसाइड द रिंग रह रहे हैं आउटसाइड द रिंग रह रहे हैं। अगर एरोमेटिक है तो इनसाइड द रिंग अगर जो रहेगा उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो लो आएगी, और आउटसाइड द रिंग अगर रहेगा तो उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो हाई आएगी। सो